नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा और आप सभी का स्वागत एक बार फिर से करती हूं परीक्षा पे पाठशाला में। ये पाठशाला हमने आपके लिए सजाई है, आप स्टूडेंट्स के लिए, जिससे जो भी आखिरी मौके पर आपको दिक्कतें हो रही हैं अपनी परीक्षा को लेकर के या किसी बात की एंजाइटी या टेंशन है, इसको आज दूर करेंगे। इसके लिए हमारे साथ लगातार एक्सपीरियंस टीचर्स जुड़ रहे हैं, अलग अलग स्कूलों के, अलग अलग विद्यालयों के, जो आपकी इस टेंशन को, आपकी इस एंजाइटी को दूर करने में आपकी मदद कर रहे हैं और आखिरी मौके पर किस तरीके से आप जबरदस्त तैयारी करके अपने इन मार्क्स को और बेहतर बना सकते हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। हमारे साथ आज बायोलॉजी से जुड़े हुए टीचर मौजूद हैं, सुनील अवस्थी जी, जो कि कृष्णा फाउंडेशन एकेडमी से हैं। मैं उनका स्वागत करूंगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी न्यूज पर। तो देखिए, जैसे हमने कार्यक्रम की शुरुआत की परीक्षा पे पाठशाला, तो आप पाठशालाएं तो रोज लगाते होंगे, बच्चे होते होंगे, लेकिन आज ये सारे बच्चे डिजिटली हैं, यानी कि आपको टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं और जो आपके स्टूडेंट्स नहीं भी हैं वो भी आपको आज देख रहे हैं। तो मैं चाहूंगी, बायो एक ऐसा, जब बायो का नाम आता है तो हर कोई डर जाता है कि बायो, क्योंकि उसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो उसकी शब्दावली होती है, वो काफी कठिन होती है। तो कैसे इस टाइम पे बायो को लेकर तैयारी करनी चाहिए? बायो विषय हमारे जीवन से संबंधित एक विषय है और बायोलॉजी विषय को लेकर के बच्चों को चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो कुछ भी सिखाया जाता है वो हमारे जीवन से संबंधित सारे चैप्टर्स होते हैं। लाइफ से रिलेटेड, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जो हम अपने आसपास देख रहे होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में होती हैं। तो इसलिए इस विषय को लेकर के बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और धैर्यपूर्वक तैयारी करें, ईजिली तैयारी करें। बिल्कुल। देखिए सर, जब हम बायो के पेपर की बात करते हैं, क्योंकि कल हमने इंग्लिश के पेपर की बात की, तो उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से सेक्शंस, कितने सेक्शन होते हैं आईएससी और आईसीएससी के पेपर में, क्योंकि 2 घंटे का पेपर होते हैं, 80 मार्क्स का पेपर होता है। तो किस तरीके से बिना टाइम वेस्ट को करे कि टाइम वेस्ट भी ना हो, पूरा पेपर हो जाए और अच्छे मार्क्स आ जाए, उसके लिए हमें सबसे पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए? सबसे पहले जो हमको रीडिंग टाइम दिया जाता है 15 मिनट्स का, हमें पूरा का टाइम पेपर को थारोली रीड करने में देना चाहिए। उसके बाद हमें स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि अगर सेक्शन ए में जहाँ से 40 मार्क्स अचीव करने हैं, उन 40 मार्क्स को सबसे पहले गो थ्रू करना चाहिए। देन हम लोग सेक्शन बी पर आते हैं और सेक्शन बी के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़ गई हैं, अदिति मिश्रा जी। अदिति जी, हम आपको सुन रहे हैं, आप अपना सवाल लें। हाँ जी मैम, एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि अब लास्ट मिनट में क्या क्या चीजें, जो भी कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये पूछना चाहती हैं कि बायो में लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आखिरी दिन के लिए बैठे होते हैं, यानी जो लास्ट मोमेंट वाले बच्चे होते हैं, ये वही उनमें से एक छात्र है और चाहती हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, जिनको ध्यान में रखना चाहिए। लास्ट मोमेंट पे एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो चैप्टर हैं, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सेंस ऑर्गन है, इन चैप्टर से क्वेश्चंस एवरी ईयर्स आते ही आते हैं। तो मुझे लगता है दीदी, आपको अपने इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि सर ने बताया कि किस तरीके से कौन कौन से सवाल हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। सर, जैसे बात की जाए, आपने बताया कि एनिमल फिजियोलॉजी पर आता है और ह्यूमन फिजियोलॉजी पर आता है, तो उनमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो उनमें से कौन से टॉपिक है जिस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए? कैसे कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो शायद हमारे काम के उस वक्त नहीं होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, हमारी जरूरत के हैं, तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमें कौन से टॉपिक को सबसे पहले उठाना चाहिए इस समय? सबसे पहले बच्चों का जो ध्यान रहता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इतना आसान सिस्टम होता है, क्योंकि हमारे ब्लड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। हर बच्चा ब्लड जानना चाहता है। जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चा कहता है सर ब्लड की स्लाइड कैसे बनेगी, ब्लड में कौन कौन सी सेल्स होती हैं, किस सेल्स के क्या फंक्शंस हैं। तो उस ईजिली टॉपिक को सबसे पहले उठाना चाहिए। ठीक है। ये आपने एनिमल के बारे में बात करी है। ह्यूमन के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें हमें कौन सा सेक्शन सबसे पहले उठाना चाहिए, कौन से टॉपिक्स उठाने चाहिए? ह्यूमन में भी यही है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किडनी से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी आती हैं, क्योंकि आजकल हर घर पे कोई ना कोई किडनी रिलेटेड पेशेंट होता ही होता है। तो बच्चे उन चैप्टर्स को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। देखिए, आपने बताया कि दोनों में ही जो टर्मिनोलॉजी होती है वो सेम होती है। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर उनसे पूछा जा रहा है ह्यूमन के बारे में तो शायद वो जवाब एनिमल में दे दे, या एनिमल के बारे में पूछा जा रहा है तो वो जवाब ह्यूमन में दे दे। तो ये जो डिफरेंस है, ये कैसे समझ पाएंगे? क्लास 10th स्टैंडर्ड में जो फिजियोलॉजी है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी पर ही बेस्ड क्वेश्चंस हैं,
और ISC स्टैंडर्ड में जो क्वेश्चंस हैं वो एनिमल फिजियोलॉजी पर भी हैं और ह्यूमन फिजियोलॉजी पर भी हैं। तो यहाँ तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कट आता है कि ये ह्यूमन का ही है। ओके हाँ, जी, जैसे कि आपने बताया कि 40 नंबर की, जहाँ क्योंकि दर्शक जुड़ गए थे हमारे साथ, तो 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं जो कि काफी आसान होते हैं। तो उन ऑब्जेक्टिव्स में को किस तरीके से तैयार करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो आपको एक टिक लगाना है लेकिन आपको उसके लिए पढ़ना पूरा पड़ेगा, तो उस 40 नंबर के लिए कैसे तैयारी करें? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करना होगा ढंग से और उनके चारों ऑप्शंस को पढ़ना होगा ठीक से, और ये देखना होगा कि उसके जो बाकी रिमेनिंग 3 ऑप्शंस हैं वो किस किस चीज़ से रिलेटेड हैं, पहले उन्हें कट करना होगा, फिर एग्जैक्ट आंसर तक हम पहुंचते हैं। देखिए 2 घंटे का वक्त दिया जाता है बच्चों को पेपर करने के लिए। एक स्टैंडर्ड टाइम जो है बच्चे जिसमें कंप्लीट कर ले वो क्या होना चाहिए? कितना समय उनको अपने रीडिंग सेक्शन को देना चाहिए कि पहले वो पूरा पेपर को पढ़ ले या सेक्शन ए से ही शुरू कर दें, बाद में सेक्शन बी में रीडिंग का टाइम दें? तो कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए? टाइम मैनेजमेंट के लिए स्टार्टिंग के जो 15 मिनट्स हैं वो रीडिंग टाइम होते हैं, देन उनको फिर से अगेन पूरा 2 आवर्स टाइम मिलता है, उसमें से स्टार्टिंग के 30 मिनट्स के अंदर वो अपना सेक्शन ए कंप्लीट कर सकते हैं, यानी 1.5 आवर्स उनको कंप्लीटली मिलता है सेक्शन बी करने के लिए। डायग्राम्स का भी बहुत बड़ा रोल होता बहुत है बड़ा बायोलॉजी में। तो डायग्राम्स पे लेबलिंग उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपने डायग्राम अच्छा बना भी दिया है और लेबलिंग प्रॉपर नहीं है तो आपके मार्क्स बहुत ज्यादा चले जाएंगे। तो डायग्राम की कैसे बच्चों को प्रैक्टिस करनी चाहिए? डायग्राम की घर पर ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी चाहिए, विद लेबलिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितने बार उस डायग्राम को हम बनाएं डायग्राम और उसके लेबल पार्ट्स करें, और जो भी पार्ट्स हमने लेबल किए हुए हैं उनके फंक्शन भी वहीं के वहीं उसी पार्ट्स के कॉर्नर पर ही अगर फंक्शन भी लिखते जाएंगे तो इजीली हमें लर्न करने में आसानी रहेगी। तो यानी कि जब आप डायग्राम बनाते हैं तो जो आपको सबसे ज्यादा चीज ध्यान रखनी है वो है लेबलिंग। लेबलिंग के साथ साथ उसी के साथ साथ में अगर उसमें फंक्शंस भी आप मेंशन करते जाएंगे तो जब आपकी कॉपियां चेक होने के लिए जाएंगी तो टीचर को एक बहुत ही क्लीन कॉन्सेप्ट दिखाई देगा, और अगर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपने मिस्टेक की होगी तो वो टीचर उसे लेट गो कर देगा। तो यानी डायग्राम्स में आपको अपने फंक्शन के साथ साथ लेबलिंग पे भी बहुत ध्यान देना है। और जो सेक्शन बी जैसा आपने बताया कि जो 40 नंबर का बच्चा हुआ होता है उसमें डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सर देखिए, हम हमेशा से जब बात करते हैं तो राइटिंग का बहुत बड़ा एक टॉपिक आता है कि राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जब आप लोग कॉपियां चेक करने के लिए जाते हैं तो इस कॉन्सेप्ट पे कितना ध्यान देते हैं कि बच्चे की अगर राइटिंग अच्छी है या उसने कुछ गड़बड़ भी लिख दिया है तो राइटिंग की वजह से वो ठीक रहता है? नहीं, राइटिंग का इफेक्ट पड़ता है। अगर वो टर्मिनोलॉजी हमें पढ़ने में ही नहीं आ रही है तो मार्किंग 0 हो जाती है, अगर अच्छे से पढ़ने में आ रहा है तो मार्किंग क्लियर रहती है। ठीक है। देखिए, जब हम लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करते हैं या जब बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करते हैं तो हम उसको आम क्लासों की तरह नहीं ले सकते, क्योंकि 10th और 12th का जो बोर्ड्स का रिपोर्ट कार्ड है वो कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में। तो उस टाइम पे हमें कौन से प्रीवियस ईयर के पेपरों को देखना चाहिए, या ऐसा नहीं होता है कि प्रीवियस ईयर का कुछ भी नहीं आता है, या लास्ट के 10 साल के, जैसे बहुत सारे टीचर्स सजेस्ट करते हैं कि ये बुक्स पढ़नी चाहिए, वो बुक्स पढ़नी चाहिए, आप इसको कितना ठीक मानते हैं? लास्ट टाइम में केवल 10 इयर्स के सैंपल पेपर ही बच्चा गो थ्रू कर ले तो 80% पेपर कवर हो जाता है उससे। केवल 20% ही क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा होते हैं जो हर साल नए होते हैं, बाकी 80% क्वेश्चंस लगभग 10 इयर्स में आए हुए क्वेश्चंस ही होते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो सर ने बताई है, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत साल से लगातार इसी सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं। और अगर आप आखिरी के जो बीते हुए 10 सालों के क्वेश्चन पेपर निकालते हैं और उन्हें ही अच्छे से सॉल्व करते हैं, उन्हें बार बार रिपीट करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपका 80% पेपर ऐसे ही कवर हो जाता है। अब आपको मेहनत करनी है, वो 20% के लिए मेहनत करनी है जो आपके लिए बिल्कुल नया होने वाला है। और क्या क्या चीजें हैं जो सर बायो में हमें ध्यान रखनी होती है जब हम 10th और 12th की बात कर रहे होते हैं? तो मेन है फिजियोलॉजी, और जब भी हम तैयार करते हैं किसी भी चीज़ की मैकेनिज्म तो उस मैकेनिज्म को हमें एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझना चाहिए। जब भी कोई भी मैकेनिज्म समझ रहे हैं तो उसके पहले हम उसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करें, और फ्लो चार्ट की हेल्प से हम अच्छा कवर कर सकते हैं। बायोलॉजी के टीचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, बायोलॉजी है बहुत कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए इसीलिए हमने आज सर को इनवाइट किया है कि आपके सवालों के एक एक जवाब देंगे। क्या कुछ आपको अभी भी दिक्कतें आ रही हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हर बार कुछ ऐसा होता है कि सिलेबस में कुछ चीज़ें हटाई जाती हैं, पिछले साल के मुताबिक कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं, तो इस बार का जो सिलेबस है उनमें जो चीज़ें ऐड की गई हैं या हटाई गई उस पर किस तरह से ध्यान देना होगा?
इस बार एक चैप्टर है ह्यूमन एवोल्यूशन, जो इस बार ऐड हुआ है, जो पिछले 2 वर्षों से नहीं इस पे क्वेश्चन आ रहे थे। तो उस चैप्टर को भी केवल रीडिंग करके ही बच्चा तैयार कर सकता है। फर्स्ट पहले उस चैप्टर को पूरा गो थ्रू करे, रीड करे, और उसके बाद जो उसमें मेन एरा आ रहे हैं उन एरर्स को क्या करे, अंडरलाइन कर ले, और उन एरर्स में जो ह्यूमंस आए हैं उनको लर्न कर ले, और उनका पीरियड लर्न करना है। जैसे ये जो तो नए चैप्टर्स की बात हो गई जो इस साल ऐड किए गए हैं, जो पुराने चैप्टर्स हैं उनमें अगर हम सीरियल वाइज से स्टार्ट करें, चैप्टर 1 से लेकर आपने बताया 15 तक के आ रहे हैं, 1 से 15 तक के आ रहे हैं, तो उसमें कौन सा चैप्टर सबसे इस बार इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेनेटिक्स, जो जहाँ से क्वेश्चन सबसे नए क्वेश्चंस आते हैं। हर बार बच्चा उस सेक्शंस को छोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि हर बार उस सेक्शन से नए क्वेश्चन ही उसमें एडअप होते हैं। और जहाँ तक की बात करें हम सेल डिवीजन चैप्टर की, तो सेल डिवीजन चैप्टर से इजी क्वेश्चन ही आता है एवरी ईयर। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ एक और छात्रा कक्षा 12 की जुड़ चुकी है, निधि स्वागत है आपका, आप अपना सवाल ले सकती हैं, सर आपको सुन रहे हैं। निधि से संपर्क कर चुका है, दोबारा प्रयास करेंगे उनसे जुड़ने के लिए। तो देखिए आपने बताया कि किस तरीके से कौन कौन से चैप्टर इस बार इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमने एक बार मैं फिर से डायग्राम की तरफ बढ़ूंगी। हर चैप्टर पे डायग्राम्स होते हैं, बायो में ऐसा कोई भी चैप्टर मेरे हिसाब से नहीं होता जिसमें डायग्राम्स ना हो, या फिर ऐसा कोई चैप्टर है जिसमें डायग्राम्स ना हो? नहीं, लास्ट 4-5 ईयर से तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ड्रॉ होके आते थे, और बच्चों को केवल लेबल पार्ट्स लेबल करने होते थे, उनके फंक्शन बताने होते थे। लेकिन अभी इस वर्ष से क्या हुआ है कि बच्चों को क्वेश्चन ड्रॉ करने के लिए भी आ रहे हैं। तो हर चैप्टर में लगभग 1 या 2 फिगर ऐसे होते हैं जिनकी ड्राइंग पूछी जाती है। देखिए अगर यहीं पर एक सिचुएशन आ गई कि किसी बच्चे की ड्राइंग अच्छी नहीं है, फिर वो क्या करे कि अगर फॉर एग्जांपल 10 नंबर का एक सवाल आता है जिसमें आपको ड्राइंग भी करनी है, लेबलिंग भी करनी है, फंक्शनिंग भी करनी है, तो बच्चे का एक डर तुरंत सामने आ जाता है कि मैं तो अच्छी ड्राइंग कर नहीं सकता, तो बायो में मेरे तो ऑटोमेटिकली इतने नंबर चले जाएंगे। वो बच्चा उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को, बच्चा सारा क्या करे कि जो भी फिगर है, जैसे मान ली किडनी का फिगर है, तो बच्चा जानता है किडनी का फिगर कैसा होता है, तो किडनी का फिगर उसने आउटलाइन भी ड्रॉ कर दी है, और उसके जो भी पार्ट्स हैं अगर उनकी लेबलिंग भी केवल सही है तो लेबल पर भी मार्क्स मिलते हैं। देखिए जब हम बाकी सब्जेक्ट्स की भी बात करते हैं तो हेडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बहुत महत्वपूर्ण रखती है हेडिंग। तो हेडिंग पर कैसे ध्यान दें, या ऐसे कोई मिथ है या वाकई में ऐसा होता है कि अगर आप हेडिंग बहुत अच्छी डाल देते हैं और अंदर का कंटेंट आप थोड़ा भी गड़बड़ भी कर देते हैं तो हेडिंग के माध्यम से आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं? नहीं, तो अगर आपको पता है कि ये वर्ड जो मैं लिख रहा हूँ ये कीवर्ड बिल्कुल एग्जैक्ट राइट है तो उसको अंडरलाइन कर दे, बाकी जो रिमेनिंग कंटेंट है उसे अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर उसको लगता है कि इस पर उसे कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन पार्ट को अंडरलाइन छोड़ दे, और जो एग्जैक्ट पार्ट है जिसे पता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट राइट है उसे अंडरलाइन कर दे वो। देखिए जब बच्चे पेपर देने जाते हैं, चाहे वो आपका वक्त हो या मेरा वक्त हो, जब बात 10th और 12th के एग्जाम्स की आती है तो अपने आप घबराहट शुरू हो जाती है, एक अजीब सी घबराहट होती है, महीनों से और किसी चीज में दिमाग नहीं लगता। तो ऐसे, और हम काफी केसेस भी देख रहे हैं इस समय, बच्चे या रिजल्ट आने के बाद कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं होते, या पहले से ही वो इतने परेशान हो जाते हैं। अभी खुद हमारे प्रधानमंत्री भी बच्चों से संवाद स्थापित कर रहे हैं कई सालों से, जब परीक्षा पे चर्चा उनका एक कार्यक्रम लगातार चल रहा है। इसी के एवज में हमने भी अपना एक कार्यक्रम शुरू किया है जिससे हम बच्चों को एक रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर दे सके कि उनको रिलैक्स होकर पेपर में जाना है। तो आप बहुत सारे बच्चों के बीच में रहते हैं, अलग अलग मानसिकता के बच्चों से आप मिलते हैं, क्या कहना चाहेंगे, उन बच्चों को कैसे रिलैक्स करना चाहेंगे? सबसे पहले बच्चों से मैं यही कहना चाहेंगे कि किसी भी चैप्टर को, चाहे वो कितना ही टफ चैप्टर उन्हें क्यों ना लगता हो, उसे सबसे पहले उसे रीड करना है। बिल्कुल सिंपल रीडिंग करनी है। उस चैप्टर की कितना समझ आ रहा है कितना नहीं समझ आ रहा है डजेंट मैटर, पहले उसको अच्छे से रीड करें। फिर उसके जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं उन टर्मिनोलॉजी को अंडरलाइन करके उनकी मीनिंग को समझें और धीरे से उनको बार बार रिवाइज करें, टर्मिनोलॉजी तैयार हो जाती है। देखिए जैसे आपने बताया कि इस बार सिलेबस में चेंजेस हुए, जो बीते सालों में जो 2 चैप्टर हटा दिए गए थे वो इस बार बायो में जोड़ दिए गए हैं। तो क्या उन 2 चैप्टर्स को बाकी के चैप्टर से हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? वो 2 चैप्टर एक्सक्लूड किए गए थे, वो पहले भी उन चैप्टर से बहुत कम मार्क्स का ही क्वेश्चन आता था, तो कोई खास नहीं है कि उन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है।
देखिए, जब साइंस की हम बात करते हैं तो उसमें बायो आता है, फिजिक्स आता है और केमिस्ट्री आता है। तो बच्चे जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं और उसका भी उनको काफ़ी फोबिया होता है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं बायो को थोड़ा सा नज़रअंदाज मुझे लगता है कर देते हैं, और या वो 10th क्रॉस करने के बाद बायो को छोड़ देते हैं क्योंकि इतने कठिन शब्द होते हैं। और जैसा आपने बताया कि एक जैसी चीज़ें होती है, उसकी वजह से बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। वो चाहते तो हैं कि आगे वो बायो की ही फील्ड में बढ़ें, लेकिन इस कठिनाई की वजह से वो छोड़ देते हैं। तो उस मोमेंट पे आप क्या बताना चाहेंगे कि बच्चे आराम से बायो को बहुत बड़ा ना समझते हुए आसानी से समझे? बिल्कुल सही है कि बायो में इतनी टफ टर्मिनोलॉजी होती है कि उन टर्मिनोलॉजी को ही देख करके बच्चे सब्जेक्ट से दूर भागने लगते हैं। इसका सिंपल सा तरीका है कि चैप्टर्स के जो भी टर्म हैं उन्हें वर्ड को भी कई पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करके उसकी मीनिंग निकालेंगे तो उसका अर्थ उसी शब्द में ही छिपा रहता है। आप आसानी से उस शब्द को समझ सकते हैं। आपको अंडरस्टैंड करना है उस टर्म को, ना कि उसको लर्न करना है। अगर आपने उस टर्म को समझ लिया तो ऑटोमेटिक आप उसकी मीनिंग निकाल लेंगे और इजी उसको आप अपने शब्दों में एलोबोरेट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, हम अपने बच्चों से लगातार, छात्रों से ये कह रहे हैं कि आराम से पेपर दीजिए, बोर्ड्स के पेपर हैं। एक दिन पहले की आपसे मैं जानना चाहूंगी, मान लीजिए कल बायो का पेपर है और एक दिन पहले की मानसिकता बच्चों में होती है कि सब कुछ पढ़ लो, और उस सब कुछ के चक्कर में वो कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे बच्चों को कि एक जो आखिरी मोमेंट होता है, एक दिन पहले होता है, उसमें क्या रिलैक्स रहें, बुक्स कॉपीज ना उठाएं या सिर्फ रिविजन करें? लास्ट मोमेंट पे अगर बच्चे ने कुछ नहीं तैयार किया हुआ है और अच्छे मार्क्स तब भी स्कोर करना चाहता है तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि वो सॉल्व्ड पेपर ले ले, प्रीवियस ईयर्स के 5 ईयर्स के सॉल्व्ड पेपर के केवल क्वेश्चन और आंसर साथ साथ लर्न कर ले। और इजीली है कि 40-50% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो उससे वो लर्न कर सकता है। देखिए, ठीक है सर, बहुत आपसे बातचीत की, मुझे लगता है कि बच्चों उनको बहुत ज़्यादा जानकारी भी मिली होगी आपसे बातचीत के दौरान। आखिरी सवाल, और आप क्या कहना चाहेंगे जो इस बार बच्चे 10th और 12th के एग्जाम्स देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए यही है कि बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर के अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें। जितना कुछ भी तैयार हो चुका है उसी को बार बार रिवाइज करें। जो अभी तक सिलेबस तैयार नहीं हुआ है उन्हें उस सिलेबस को लीव करें। अगर 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तैयार हो चुका है, तो उसी को बार बार रिवाइज करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीसी न्यूज के खास कार्यक्रम परीक्षा पे पाठशाला में तो आज हमारे साथ बायो के टीचर जुड़े हुए थे, जिन्होंने बायो से रिलेटेड सवालों के जवाब हमें दिए, बच्चों को संतुष्ट किया कि आप आखिरी मोमेंट पे भी पढ़ के अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट अपने एग्जाम्स के लिए। लगातार ये कार्यक्रम चलता रहेगा, आप अपने सवाल तैयार रखिएगा और नीचे दिए हुए नंबर पर फोन करें। नमस्कार।